बच्चों, स्वागत है आप सबका रिजल्ट जस्ट एड के इस सीरीज़ में, जिसमें हम आज 10वीं कक्षा की भौतिकी का पहला अध्याय प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन का ये 12वां लेक्चर कर रहे हैं। और इसमें हम देखेंगे कि दर्पण सूत्र को कैसे हम उत्तल दर्पण पर प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि इसे कैसे हम अवतल दर्पण पर प्राप्त कर सकते हैं, और इसकी गणितीय विधि पर हमने अपनी गहरी विश्लेषण की थी। और इस लेक्चर में हम इसकी गणितीय विधि पर पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि इसे हम कैसे उत्तल दर्पण पर प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। तो हमने दर्पण सूत्र के संदर्भ में पढ़ा था दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र जो हमने देखा था वो था हमारा 1/u + 1/v = 1/f। हमने इसे अपने पिछले लेक्चर में, जैसा कि आप जानते हैं, अवतल दर्पण पर प्राप्त किया था। इस लेक्चर में हम इसे उत्तल दर्पण पर प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके ढांचा को समझेंगे, हम चित्र से समझेंगे कि हमें करना क्या है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम एक उत्तल दर्पण बना लेंगे। तो ये बन गया हमारा उत्तल दर्पण। ये हमारा मुख्य अक्ष और ये अनंत और ध्रुव के बीच में, ध्यान दीजिएगा, अनंत और ध्रुव के बीच में हम वस्तु को रख लेंगे, ये जिसका नाम AB है। तो अब हमने आपको इससे आगे किरण आरेख खींचना बताया था कि कैसे हम किरण आरेख खींच सकते हैं। तो चलिए हम किरण आरेख खींचते हैं। ये किरण कुछ इधर जाएगी और लौटकर इस दिशा में चली जाएगी। इस दिशा में चली जाएगी तो हमें इधर से कुछ आती हुई प्रतीत हो जाएगी, और यहाँ हमारा बन जाएगा फोकस। बहुत अच्छी बात है, आप सब इस बातों को समझ चुके हैं। तो अब हम दूसरा किरण खींचेंगे जो सीधे वक्रता केंद्र को जाएगी। तो इससे पहले हम वक्रता केंद्र को सूचित कर लेते हैं। कुछ यहाँ हमारा वक्रता केंद्र होना चाहिए। अब देखिए, जब हम किरण खींचेंगे तो यहाँ तक तो हमारी काल्पनिक रेखा आएगी, माफ़ कीजिएगा, वास्तविक रेखा आएगी, और इसके बाद हम काल्पनिक रेखा खींचेंगे। तो ये लीजिए, कुछ हम यहाँ तक खींच लिए। चीज़ें क्लियर है यहाँ तक आपको? तो चलिए अगली रेखा खींचते हैं। अगली रेखा कुछ यहाँ से हम खींचेंगे ध्रुव से, और ये लौटकर कुछ इस दिशा में चली जाएगी। मान लीजिए ये दिशा x है और ये दिशा y। वैसे हमें इसकी कोई ज़रूरत तो नहीं है, चलिए फिलहाल ऐसे ही हम इसे मान लेते हैं। ओके, तो अब हम करना क्या है? करना बेसिकली हमें यही है कि हमें ये जो A B एंड ये देखिए C, A B और ये जो C है, इस त्रिभुज को समानुपाती करना है। किसके? इस त्रिभुज को समानुपाती करना है। एक मिनट, हमने प्रतिबिंब नहीं बनाया, तो ये हमारा कुछ प्रतिबिंब हो जाएगा A' B। अच्छा, तो इसको हमें समानुपाती करना है इसके A' B' C के। और इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम इस किरण को यहाँ काल्पनिक रूप से यहाँ बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम करेंगे क्या कि ये A B और P को समानुपाती करना है A' B' और P के। बातें समझ में आई? तो हमें बेसिकली यही काम से करना है। तो चलिए इस फिगर को छोटा सा करके हम बना लेते हैं ताकि हमें जगह मिल जाए अपने प्रूफ के लिए। तो बच्चों, इसी फिगर को हमने यहाँ बना लिया है। तो चलिए इस चित्र में जो भी दिख रहा है हमें, इससे हम प्राप्त करेंगे अपना दर्पण सूत्र। हमें इस सूत्र को प्राप्त करना है। इसके लिए हमने कहा था कि आपको हमें ABC को A' B' C के समानुपाती कर देना है। तो कैसे ये होगा? तो चलिए देखते हैं। ये हो सकता है जी, आप देखिए, ध्यान दीजिएगा इस फिगर पर। ये आपको 90 डिग्री मिल रहा है जो कि समकोण है, और ये भी आपको 90 डिग्री मिल रहा है। तो हम इसके संदर्भ में लिख सकते हैं। सबसे पहले तो हम लिख लेंगे कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज A' B' C में, इन दोनों में हमें क्या मिल रहा है कि BAC, एंगल BAC इक्वल है एंगल B'(A') के, और ये कितना है? 90 डिग्री है। बहुत अच्छी बात है। अब आप देखिए कि C एंगल जो है, ये तो जनाब दोनों में कॉमन है। ABC की बात करें या फिर A' B' की बात करें, ये तो हमारा दोनों में कॉमन है। तो हम इसे कॉमन लेकर मान लेंगे कि दोनों में बराबर है। तो हम लिखेंगे कि ACB एंगल ACB लिखिए या BCA लिखिए, कुछ भी चलेगा, एंगल A' C
बी डैश इक्वल है क्यों, क्यों इक्वल है तो इसका कारण हम लिख लेंगे उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है मतलब कॉमन है, कॉमन। हाँ, तो नेक्स्ट हमारा जो बचा हुआ होगा, तो हमने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था और फिर बता रहे हैं कि जो शेष कोण होता है वो बराबर होता है यदि त्रिभुज के दोनों कोण उनके संगत त्रिभुजों के दोनों कोण के बराबर हो, तो शेष जो कोण बच जाता है वो बराबर ही होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है और आप घटाएंगे तो आपको वो मिल जाएगा। तो चलिए हम इस बात को तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसके लिए कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये साफ साफ हमें दिख रहा है कि ABC एंगल बी सी बराबर होगा एंगल A डैश B डैश C के, और इसके लिए किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। और इस प्रकार हमारा त्रिभुज ABC समानुपाती है त्रिभुज B डैश C के। ठीक है, तो हमने जब ये बता दिया है कि ABC कॉन्वेंस है, मतलब सर्वांसम है इसके, तो हम इस बात को भी बता सकते हैं कि AB बटे A डैश B इक्वल होगा AC बटे A डैश C। किस तर्ज पर हम ऐसा कह रहे हैं? अच्छा, ऐसा हमने किस तर्ज पर कह दिया, तो आप देखिए कि जब इस तरह का केस हमने पढ़ा है त्रिभुज में, तो हमने पढ़ा है कि इनकी भुजाएं समानुपाती होती हैं संगत भुजा की, तो इसी को लेकर हमने ये लिखा है, इसका कारण यही है और कुछ नहीं। तो चलिए अगला केस देखते हैं। अब हम देखेंगे जी ABP और A डैश B डैश P में, त्रिभुज ABP और A डैश B डैश P में, तो यही सब कहानी तो हमें इसमें भी देखने को मिल रहा है, इसमें को भी तो वही सब कहानी है। आप देखिए, ध्यान से देखिए कि AB यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, सही है। उसके बाद आपने पढ़ा है कि आपतन कोण एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R एंड दिस एंगल्स विल इक्वल टू दिस एंगल्स बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये शीर्षाभिमुख कोण है ना, तो ये तो बराबर होगा ही। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है तो हम ज़रा क्लियर फिगर बना के आपको बताते हैं। यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ आप ज़रा सा देख लीजिए छोटे से फिगर में, तो आप देखिए हम इस किरण की बात कर रहे हैं मेनली, और ये किरण इधर गया है और ये किरण पीछे कुछ इस तरह से गया है और यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब है, कुछ यही तो आपको यहाँ मिल रहा है। हाँ, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर बना दिया है। तो यहाँ P है हमारा पॉइंट, ये AB है, ये A डैश B है। बात क्लियर है? अब ये देखिए, ये आपतित किरण है तो ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, और परावर्तन के नियम से हमने पढ़ा है कि एंगल I बराबर एंगल R होता है, ये आपने पढ़ा है, तो हम मान सकते हैं कि ये दोनों एंगल बराबर होगा, इसीलिए ये एंगल I बराबर एंगल R होगा। तो चलिए हम आपको समझाने के लिए फिलहाल के लिए इसको भी एंगल I लिख लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि दोनों तो बराबर ही है। ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, ये थीटा तो ये थीटा, चलिए थीटा लिख लेते हैं, दोनों को थीटा लिख लेते हैं। मान के चलिए एंगल I थीटा है तो एंगल R भी तो थीटा होगा। अब तो क्लियर है आपको? तो ये जब थीटा है तो ये देखिए, ये रेखा जा रही है और ये रेखा जा रही है, तो दोनों रेखा से बना कोण इधर भी है और इधर भी है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी तो थीटा हो जाएगा। तो हम फाइनली कह सकते हैं कि ये एंगल इसके बराबर है। इसी बात को लिखेंगे हम, तो किस रूप में लिखेंगे? तो लिखेंगे कि एंगल I लिखेंगे त्रिभुज ABP और त्रिभुज A डैश B डैश P में क्या मिल रहा है हमें। चलिए एंगल फिलहाल ये बात लिख लेते हैं, BAP, एंगल BAP बराबर होगा एंगल B डैश A डैश P के 90 डिग्री। ओके, अगला केस लिख लेते हैं। अगला केस तो हमारा यही हो जाएगा। अगला केस देखिए, ध्यान से देखिए, आप लिख सकते हैं कि BPA एंगल BPA आपका बराबर है APX के, एंगल APX के, APX के। क्यों? तो कारण लिख लीजिए कि
परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से एंगल आई बराबर एंगल आर, एंगल आई बराबर एंगल आर। चलिए इसको आप बक्से में रख देंगे। कारण आपको एकदम ठोस कारण मिल चुका है, तो आप इसी तर्ज पे कह सकते हैं, आप इसी तर्ज पे कह सकते हैं एंड, और आप कर सकते हैं कि, और आप क्या लिख सकते हैं, लिखिए, और आप लिख सकते हैं ए पी एक्स बराबर होगा बी पी ए के, एंगल ए पी एक्स, या फिर पहले लिख लीजिए एंगल बी, एक मिनट रुकिएगा, अच्छा, बी डैश पी डैश, सॉरी बी पी ए डैश बराबर होगा एंगल ए पी एक्स के। क्यों? तो ये शीर्षाभिमुख कोण है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। शीर्षाभिमुख कोण है, विमुख कोण है, कोण की वजह से ऐसा हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण है। फिलहाल के लिए आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, एक मिनट, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक, दोनों में आप कंपेयर कीजिए। ये लाइन पता नहीं क्यों इस पे चला गया, अच्छा, दोनों में आप कंपेयर कीजिए, ए पी एक्स दोनों में है, ए पी एक्स दोनों में है और दोनों में अलग अलग चीज़ों को बराबर कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, यहाँ लिख रहे हैं, हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। 1 और 2 से हमें क्या मिल रहा है कि एंगल बी पी ए, एंगल बी पी ए बराबर होगा एंगल बी डैश पी डैश ए के, एंगल बी डैश पी डैश, सॉरी, तो आप जो चाह रहे थे आपको मिल गया। आप इसी को बराबर करना चाह रहे थे, और अगला लिख लीजिए कि ए बी पी बराबर होगा ए डैश बी डैश पी के, एंगल ए बी पी बराबर होगा एंगल ए डैश बी डैश पी के। क्यों? तो शेष एंगल है, हमने बार बार बताया है, फिर से कहेंगे तो हम आपको बताने के लिए तैयार हैं, पर अब तक आप समझ गए होंगे कि वो क्यों बराबर है। तो अब आगे चलते हैं, आगे हमने बहुत कुछ देख लिया, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी पी इसके सर्वांग सम है, वो टर्म पता नहीं क्या कहते हैं, फिलहाल जो भी कहते हैं इस तरह के साइन से, चलिए आप लिख लीजिए त्रिभुज, हम ब्लैक से लिख दे रहे हैं, ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा पॉइंट। त्रिभुज ए बी पी समानुपाती किसके? त्रिभुज ए डैश बी डैश पी के। ठीक, तो इससे हमें क्या पॉइंट मिल रहा है? इससे हमें पॉइंट मिल रहा है कि ए बी बटे ए डैश बी, ए बी बटे ए डैश बी लिख लीजिए, ए बी बटे ए डैश बी बराबर ए पी बटे ए डैश पी। हाँ सही है, तो ये पॉइंट आपको मिल रहा है, इसको आप डब्बा में रख के समीकरण 2 कंसीडर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप इसका वाला समीकरण 2 मानिए, हमने यहाँ नंबर में दिया है, हमने यहाँ सब नंबर में मानने के लिए कहा है और यहाँ रोमन में, इसीलिए हमने इसे अलग अलग, तो इसको हम 2 मान लेते हैं। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना। तो अब इस 1 और 2 समीकरण को रखिए, बाकी सबको इरेज कर दे रहे हैं, बाकी सबको इरेज कर रहे हैं क्योंकि बोर्ड पे जगह हमारे पास बहुत कम है, या फिर हम इस चित्र को ही मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब इसका काम है नहीं, तो अब हम इसको मिटा दे रहे हैं और आपको यहाँ लिखवा रहे हैं। चलिए अब देखिए, आप क्या लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से? समीकरण 1 और 2 से आप लिख सकते हैं, इस समीकरण को देखिए जरा, इस समीकरण को देखिए, आपको ये पहला टर्म दोनों में इक्वल दिख रहा है, पहला टर्म दोनों में इक्वल दिख रहा है, तो दूसरा टर्म हमारा बराबर तो होगा ही, तो दूसरा टर्म को हम बराबर कर दे रहे हैं, ए सी बटे ए डैश सी बराबर हो जाएगा हमारा ए पी बटे ए डैश पी के। ज़रा फिगर से समझेंगे, हमने फिगर तो मिटा दिया, चलिए हमें फिर से बनाने की ज़रूरत होगी, तो हम यहाँ बना लेते हैं फिगर छोटा सा, ताकि हमें चीज़ें क्लियर रहे।
वैसे स्क्रीन पे आपको फिगर देखने को मिल रहा होगा, यहाँ क्लियर नहीं है तो आपको स्क्रीन पे भी मिल रहा होगा। तो भाई साहब टेक्नोलॉजी है तो फिर चिंता किस बात की। खैर चलिए, हमने बना लिया। अब आप हमें कुछ बताइए, हम आपसे कुछ पूछने जा रहे हैं। अब हमें बताइए कि हमने फोकस दूरी को छोटे ऐप से सूचित किया था ना, फोकस दूरी को छोटे ऐप से सूचित किया था, तो फोकस दूरी हमारा यहाँ पे क्या है, ध्यान दीजिए। फोकस दूरी हमारा यहाँ पे क्या है ज़रा बताइएगा हमें। पीएफ हमारा फोकस दूरी है, पीएफ हमारा फोकस दूरी है, और ये आपतित किरण की दिशा में है। देखिए यहाँ से पी से एफ चलना पड़ रहा है, आपतित किरण की दिशा में, इसीलिए प्लस एफ, ठीक है। और पीसी हमारा वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र को हम 2f लिख सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, क्योंकि r बराबर 2f ही होता है, ठीक है। अब आप हमें बताइए, वस्तु की दूरी को हम u लिखते हैं, तो पीए को हम u लिखेंगे, और ये आपतित किरण की दिशा के विपरीत जा रहे हैं तो हम माइनस लगाएंगे। और प्रतिबिंब की दूरी को पी ए डैश को हम भी लिखेंगे, जो आपतित किरण की दिशा में है, इसीलिए हम प्लस ही रहने देंगे, ठीक है। तो ये सारे बिंदु आपको क्लियर है। तो चलिए हम इसको कुछ अच्छे से रूप में ढाल लेते हैं। एसी को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, इस एसी को हम क्या लिख सकते हैं, इस एसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एसी को हम क्या पी ए प्लस पी सी लिख सकते हैं, पी ए प्लस पी सी लिख सकते हैं। चलिए लिख लेते हैं, एसी को हम पी ए प्लस पी सी लिख लेते हैं, पी ए प्लस पी सी, ठीक है। ए डैश सी को क्या लिख सकते हैं, बात ए डैश सी पे आ गई। ए डैश सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, ए डैश सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी सी माइनस पी ए डैश, बिल्कुल लिख सकते हैं, पी सी माइनस पी ए डैश। आगे बढ़ते हैं, ए पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए पी नहीं, हमें ए पी पी ए लिखना चाहिए, पी ए और पी ए डैश, ठीक है। तो हम इस तरह से लिखेंगे, ज़्यादा सही रहता है और कुछ नहीं। तो हम लोग इसको कुछ नहीं लिखेंगे, बस यही लिख देंगे और कुछ नहीं, क्योंकि हमें पॉइंट मिल जा रहा है। पी ए हमारा वस्तु का दूरी है और पी ए डैश हमारा प्रतिबिंब का दूरी है। हाँ चलिए फटाफट करेंगे। पी ए हमारा क्या है, ध्यान दीजिए, पी हमारा क्या है, वस्तु की दूरी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस यू। फटाफट लिखिए माइनस यू। चलिए पी सी हमारा क्या है, पी सी हमारा वक्रता केंद्र है, जिसको हम फटाक से लिखेंगे प्लस 2f, ठीक है। फिर से देखिए, फिर से वही पी सी है, तो इसको हम 2f माइनस पी ए है, पी ए डैश क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं भी, ठीक है। अब चलिए पी ए को हम क्या लिख सकते हैं, पी ए को क्या लिख सकते हैं, पी ए को हम लिख सकते हैं माइनस यू अपॉन में, अच्छा पी ए डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी ए डैश को भी लिख सकते हैं, बहुत अच्छा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे हम देखते हैं क्या आता है। तो इन सबको, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए माइनस यू भी, उसके बाद प्लस 2 भी एफ इज इक्वल्स टू, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 2 क्यू एफ, उसके बाद प्लस यू भी। क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यू भी दोनों तरफ देख रहे हैं, तो क्या करते हैं, यू भी को एक तरफ ले आते हैं, इधर ले आते हैं, या आप चाहते हैं तो इसे ही उधर ले जाइए, जिसको चाहते हैं। चलिए इसको ही उधर ले जाते हैं, प्लस में आ जाएगा, हमको देखने में अच्छा लगेगा और कुछ नहीं। चलिए लिखते हैं 2 भी एफ माइनस 2 यू एफ प्लस यू भी प्लस यू भी, जो कि हमारा हो जाएगा 2 यू भी, हम लिख देते हैं 2 यू भी। अच्छा, सब में आपको यू भी एफ में ढालना है, किसी एक में। यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसे यू भी एफ से भाग दे देंगे, और 2 भी है एक्स्ट्रा में, सब में 2 है। या तो 2 आप सबसे कॉमन लेके काट लीजिए, या फिर सबसे कॉमन लेके हम काट सकते हैं, 2 हम सबसे कैंसिल कर सकते हैं, सबके पास से छीन सकते हैं। तो चलिए छीन लेते हैं, पहले ही कट गया। कैसे काट दिया, तो हमने इससे कॉमन ले लिया और काट दिया, शॉर्ट में कर लिया थोड़ा सा। चलिए तो हमें मिल क्या गया, वी एफ बराबर माइनस यू एफ प्लस यू भी। चलिए यू भी एफ से भाग दे देते हैं सबको। क्या चीज़ से भाग देंगे, तो यू भी एफ से। तो लिखेंगे, अब कहाँ लिखें, बोर्ड तो पूरा फुल हो चुका है, तो चलिए यहीं लिखते हैं, यू भी एफ से भाग देने पर
क्या मिल जाएगा हमें यू वी एफ से भाग देने पे। यू वी एफ से भाग दे के जरा देखिए क्या मिलता है। यू वी एफ से ज़रा भाग देते हैं इसको, ठीक है इसको। तो हम लिखेंगे वी एफ बटे में यू वी एफ बराबर माइनस यू एफ बटे में यू वी एफ प्लस यू वी बटे में यू वी एफ, ठीक। चलिए वी काटिए, वी काटिए, एफ काटिए, एफ काटिए, यू काटिए, यू काटिए, एफ काटिए, एफ काटिए, यू काटिए, यू काटिए, वी काटिए, वी काटिए। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? चीज़ें क्लियर है? अब देखते हैं यहाँ मिलता क्या है हमें। हमें मिलता क्या है हम ज़रा देख लेते हैं। हमें मिल जाएगा 1/u, 1/u बराबर माइनस 1/v बराबर प्लस 1/f। लग रहा होगा ये क्या फालतू सा मिल गया है, तुझे बहुत सही है, फालतू सा कुछ नहीं है। आप इस भी वाले टर्म को इधर ले आइए, ये प्लस में हो जाएगा, आपको ये दर्पण सूत्र मिल जाएगा। तो चलिए इधर ले आते हैं, इधर ले आते हैं, इधर ले आएंगे तो 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। और ये लीजिए आपका दर्पण सूत्र प्रूव्ड हो गया, PROVED। चलिए आशा करते हैं आपको मज़ा आया होगा, आपने सही से सीखा होगा। बच्चे आप लोग क्या करें, ज़रा मैं साइड हो जाता हूँ, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको काम आए। चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा और हम आशा करते हैं आपको इसमें बहुत मज़ा आया होगा। हम इसके सवाल भी करेंगे जी, इसके सवाल हम तभी करेंगे जब हम आवर्धन कंप्लीट कर लेंगे और सबके साथ करेंगे, इसके सवाल लगाएंगे बहुत अच्छे से। पूरा एक कंप्लीट लेक्चर होगा इसके न्यूमेरिकल्स पे, बिल्कुल चिंता लेने की बात नहीं है। आप बिल्कुल मन से तैयारी करें, पढ़ते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। और हमसे गाइडेंस चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करें, और फिर भी कोई समस्या हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।